स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में। आपने सल्तनत काल के बारे में जो पूरा कंप्लीट वीडियो था उसको देखा होगा, जिसमें हमने सल्तनत काल में जितने भी वंश चले, चाहे वो गुलाम वंश हो, लोधी वंश हो, बलवन का समय हो, यानी उससे संबंधित खिलजियों का जो समय था उससे संबंधित हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। उनके युद्ध पढ़े थे, उनके द्वारा जीते गए क्षेत्र पढ़े थे, यानी उनका पूरा इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम सल्तनत काल की स्थापत्य कला पढ़ेंगे और सल्तनत काल की माप तौल के लिए आपको एक अलग से वीडियो दिया जाएगा। माप तौल मतलब कि उनके समय में कौन सी इकाई प्रयोग की जाती थी, कौन सी इकाई होती थी, कैसे उनका बंटवारा किया जाता था चीज़ों को, कैसे सड़क की दूरी नापी जाती थी, इससे संबंधित पूरा वीडियो अलग से हम देंगे। स्थापत्य कला में हम पढ़ेंगे इनके द्वारा कौन सी इमारतें बनाई गई हैं, कैसे बनाई गई हैं, कहाँ बनी हैं, क्या उनकी खासियत है, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। यानी गुलाम वंश से लगा के जितने भी हमारे वंश उस टाइम पर थे पूरे हम कंप्लीट करेंगे। मध्यकालीन भारत का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे हमेशा 2 या 3 प्रश्न, 4 प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं। वीडियो पर पूरे बने रहिएगा जिससे कि चीज़ें आपकी यहीं पर क्लियर हो जाएं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होती रहे। इसमें हम ऐसे समझाएंगे कि यदि मेंस में आपके टॉपिक आता है तो मेंस में भी आप आसानी से लिख सकें। प्री के लिए तो बेहतर है ही है। ज़्यादातर हमने वही मुद्दे उठाए हैं, वही प्रश्न उठाए हैं जो प्री में पूछे गए हैं। सल्तनत काल की स्थापत्य कला क्या है? सल्तनत काल का जो समय है वो 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का है। यह बहुत महत्वपूर्ण युग रहा है भारतीय इतिहास का। इस समय में कई राजा, कई सम्राट, कई शासक आए जो अलग अलग विचारधारा के थे, अलग अलग भावों के थे, अलग अलग सोच समझ वाले थे, अलग अलग दूरदर्शिता वाले थे। यानी किसी ने क्या किया, राजधानी ही बदल दिया, किसी ने एरिया को बदलने की कोशिश किया, किसी ने कर इतना ज़्यादा लगा दिया कि जनता परेशान हो गई, किसी ने नहरें बनवाई। यानी सबके काल अलग अलग रहे। जो आता गया कुछ न कुछ करता गया। कुछ अच्छे शासक हुए, कुछ ऐसे शासक हुए जो बिल्कुल अयोग्य थे, जिनको हमने पुराने क्लास में पढ़ा है। इस काल में तुर्क है, अफगान है, मुस्लिम शासक हैं, ये सब धीरे धीरे करके आते गए और इस्लामी वास्तुकला के साथ में मिश्रित करके एक शैली विकसित करते गए। जबकि यहाँ पहले से हिंदू हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनकी इमारतें थी, इनकी स्मृतियाँ थी, इनकी कला थी, इनकी स्थापत्य कला थी, इनके साथ ये लोग मिलते गए और कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते गए। धीरे धीरे इनकी इमारतें इतनी ज़्यादा हो गई, कहीं कहीं इतिहास बताता है कि इन लोगों ने मंदिरों को ही परिवर्तित कर दिया मस्जिदों में। पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जिससे कि हमारी परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आ रहा है तो हमसे न छूटे। आप इस लेक्चर को इस नज़र से देखिएगा कि आपको परीक्षा पास होनी है। सरकार की नज़र से मत देखिएगा, किसी एक सरकार की तरफ से मत देखिएगा, अच्छा बुरा मत सोचिएगा, क्योंकि इतिहास होता है अतीत। अतीत में कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचा जाता है, जो हो गया वो हो गया, उसे ही हमें पढ़ना है। उसी संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी। देखिए, सल्तनत काल में इनकी विशेषता ये थी कि ये भारतीय और इस्लामी कला का मिश्रण है। तुर्क अफगान ने इस्लामी परंपराओं को लागू करने की कोशिश की। भारतीय कारीगर जो थे वो निर्माण शैली और तकनीक का उपयोग अपने तरीके से करते थे। तो उन लोगों को ये वाले काम सिखा के, यानी ये दोनों शैलियों का मिश्रण करके एक नई शैली बनाई गई, उसको बोलते हैं कि स्थापत्य कला, यानी सल्तनत काल की कला। इनकी इमारतों में ज़्यादातर आपको मेहराब है, गुंबद है, मीनार है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अपनी शिल्पकला इसमें देखने को मिलेगी। इनमें मस्जिदों और मकबरों का बहुत ज़्यादा निर्माण होता था। पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, फिर हम पढ़ेंगे क्या क्या इनकी इमारतें हैं। मस्जिद है, मकबरा है, किला है, महल है, ये चीज़ें बनाई जाती थी। ऊंचे ऊंचे गुंबद होते थे, अर्धगोलाकार मेहराबें होती थी, खुले आंगन होते थे। मुख्य रूप से गुंबद, जालीदार खिड़कियों का प्रयोग किया गया है।
जालीदार खिड़कियां क्यों रखी जाती थी? ये प्रकाश को और हवा को बराबर लाने के लिए रखी जाती थी। मीनार है, मेहराब है, इनका विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। मतलब एक ऐसी जगह, जैसे कहते हैं कि वैसे तो आप सबने देखा ही होगा, ऐसे कुछ बनाते थे आंगन जैसा और किनारे किनारे मेहराब मीनार बना देते थे और बीच में गुंबद सा एक संरचना बना देते थे और इसी तरीके से इनकी ज़्यादातर जो बिल्डिंगें हैं वो देखने को मिलती हैं। दिखने में अच्छी हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, देखना भी चाहिए। इसके बाद क्या है, मीनारें आमतौर पर मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों से जुड़ी होती थी और अजान देने के लिए मीनारें बनाई जाती थी। ये जो हमने देखा, ये एरिया जो है बाहर का, यहाँ से अजान दिया जाता था। चार कोनों पर होती थी। अब चार कोनों पे होने का एक कारण ये भी है कि चारों दिशाओं के लोगों को एक साथ में जगाया जा सके, अर्थात बुलाया जा सके, अर्थात सूचना भेजी जा सके। ये मीनारें सच में बहुत ऊंची होती थी। यहाँ से पूरा शहर इनके कंट्रोल में रखा जा सकता था, इनके शहर पर यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता था। सल्तनत काल की मीनारों में सबसे प्रसिद्ध कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार आप सबको पता होगा दिल्ली में स्थित है, जो कि स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें इस्लामी अलंकरण और शिलालेख होते थे, ये इनकी विशेषताओं में है। इस्लामी कला के अनुरूप अलंकरण किया जाता था। इसमें कुरान की आयतें, ज्यामितीय डिजाइन और अरबी फारसी लिपि में लिखे गए शिलालेख देखने को मिलते हैं। इस्लामी स्थापत्य में चित्रकला और मूर्तिकला को कम महत्व दिया जाता था, इसलिए इन इमारतों में फूल और बेल बूटों की नक्काशी ज़्यादा देखने को मिलती है। इनमें आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए, ज्यामिति वगैरह को बहुत सिमेट्रिकल प्रयोग किया जाता था, यानी जैसा इधर है सेम ऐसा ही इधर दिखता था। इनकी जो कला थी, स्थापत्य कला थी, वो दिखने में वास्तव में बहुत अच्छी थी। कहा जा सकता है कि जैसे इंजीनियर इनके बहुत कुशल कारीगर रहे होंगे, जिससे कि जितना कुछ बनाया सब एक जैसा बनाया, यानी ज्यामिति को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इसमें क्या है, फूल बेल बूटा ये सब नक्काशी भी देखने को मिलती है। कुरान की आयतें भी बहुत सारी उसमें इमारतों में मिली हैं। कुरान की आयतें क्या है, जैसे दीवार है बड़ी सी बनी हुई, चाहे वो एंट्री की दीवार हो, चाहे वो अंदर की दीवार हो, इसमें जो ये जगह होती थी, इसमें हम देखते हैं कि आयतें वो लोग बना के गए हैं, आयतें खोद के गए हैं। पत्थरों में ही पूरा ये काम नक्काशी से किया गया है। लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग ये लोग करते थे। सल्तनत काल के जैसे प्रारंभ में ही निर्माण काल के लिए जितना प्रयोग किया गया है, लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। हिंदू जैन मंदिरों के टूटे हुए पत्थरों का पुनः उपयोग भी किया गया है। हिंदू शैली की नक्काशी और मूर्तियां देखने को मिली हैं। इस प्रकार जो इनकी जितनी भी इमारतें रही हैं, वो पत्थरों से बनाई गई हैं, संगमरमर से बनाई गई हैं। पहली मूर्ति है पहली इमारत है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, सल्तनत काल की स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1199 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, इसमें कुरान की आयतों की नक्काशी है। इसका कुछ हिस्सा फिर बचा था, उसको आगे के और जो बादशाह आए उन्होंने इसको पूरा किया, जिसको हमने आपको पूरा क्लास वाले लेक्चर में बताया है। कुतुब मीनार इस बहुत ऊंची इमारत है। इसके किनारे किनारे कुछ बागान जैसे बनाए गए हैं, यदि आप कभी समय पाएँ तो ज़रूर देखने जाएँ। दिखने में अच्छी है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखी जा सकती है, ज्ञान की दृष्टि से देखी जा सकती है। काफ़ी ऊंची है, ऊपर की एंट्री तो हालांकि बंद है, आप लोगों को ऊपर जाना नहीं अलाउ है, लेकिन दिखने में भव्य है। कुतुब कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है, यह दिल्ली की पहली मस्जिद है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको हमेशा ये बात बताएं कि जो पहला हो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह मस्जिद हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनाई गई है। हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनाई गई है। इसमें हिंदू स्थापत्य के कुछ तत्व दिखाई देते हैं। देखिए ज़्यादातर क्या किया था, इन लोगों ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई थी। यानी पहले कभी वो जगह मंदिर की रही होगी, फिर उसी को इन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, यानी तोड़ फोड़ करके मस्जिद बनाया है। तो इसलिए हमें अपने हिंदू मंदिर जो हैं उनकी झलक उसमें दिखाई देती है, चाहे वो मंत्र लिखे हों, चाहे वहाँ से मूर्तियाँ से पता चले। फिर आता है अलाई दरवाज़ा, दिल्ली में है।
अलाउद्दीन खिलजी ने के शासनकाल में यह इस्लामी स्थापत्य कला का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसमें सुंदर नक्काशी, ज्यामिति डिजाइन और कुरान की आयतों को उकेरा गया है। ये वो जाली है जो हवा के लिए रखी जाती थी या प्रकाश के लिए रखी जाती थी। ज्यामिति का प्रयोग बहुत अच्छे से किया गया है, जैसे जैसे इधर है वैसे इधर बनेगा, जितना यहाँ पर गैप है उतना गैप ऐसे करके रहेगा। यानी ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि दिखने में चीज़ सिमेट्रिकल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और उसका एक व्यवहारिक स्वरूप भी होना चाहिए। तो अलाई दरवाज़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तुगलकाबाद का किला, यह किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया और यह मजबूत किलेबंदी के लिए जाना जाता था। इस किले में विशाल दीवारें, मजबूत दुर्ग बनाए गए थे ताकि आक्रमणों से बचाव किया जा सके। यह दिल्ली के बाहर साइड में बना हुआ है, तुगलकाबाद जगह में बना हुआ है। इसको बहुत मजबूत बनाया गया था, यानी इसकी जो दीवारें हैं, इसकी चार दीवारी बहुत मजबूत थी और इसको संरक्षण की दृष्टि से बनाया गया था कि दुश्मनों से, आक्रमणों से बचाव किया जाएगा, इसलिए ये बनाया गया था। अगली इमारत जो है वो है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यह किला उनकी स्थापत्य कला की रुचि दिखाता है। इसमें कई मदरसे, अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इस किले में क्या है कि यहाँ पर शिक्षण संस्थान भी थे, यानी मदरसे वगैरह भी थे, मस्जिदें इसमें बहुत ज़्यादा थी और इसमें बागान थे, तालाब थे। यानी एक हिसाब से इन्होंने पूरा हॉस्टल भी कह सकते हैं, एक प्रकार का हॉस्टल था, पूजा स्थल था, यानी मस्जिद नमाज पढ़ने वाला स्थल था और इनके लिए थोड़ा बहुत सैर सपाटे के लिए भी था। 3 खंडों 4 खंडों में बनाया गया था, इसलिए बहुत बड़ा है। जामी मस्जिद, दिल्ली, अजमेर, बदायूं, जौनपुर। हम लोग अक्सर बोलते हैं जामा मस्जिद, जबकि उसका इनके सल्तनत काल में जो नाम मिलता है वो जामी मस्जिद है। जामी मस्जिदों का निर्माण इन्होंने कई कई जगहों पर कराया। ये क्या होता है? ये एक सामूहिक इबादत का स्थान है। सामूहिक इबादत का स्थान मतलब जहाँ बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग संख्या में आके एक साथ में नमाज पढ़ सकें। इनके काल में क्या हुआ, ये अलग अलग शहरों में बनाई गई और ये बहुत ज़्यादा संख्या एक साथ इसमें आ सकती थी। दिल्ली है, अजमेर है, बदायूं है, जौनपुर है, यानी अलग अलग शहरों में ये बनाई गई है और हर जगह इनका यही उद्देश्य था कि जितने ज़्यादा लोग हैं वो नमाज पढ़ें, इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ में आए हैं। हर शहर में छोटी मस्जिदें तो थी ही, साथ में बड़ी मस्जिदों का यही उद्देश्य था कि इसमें ज़्यादा लोग एक साथ में आ सकते हैं। जामी मस्जिद, ये जामा मस्जिद जो है, ये अपनी स्थापत्य कलाओं के लिए भी जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि ये एक अच्छा तरीका था, कह सकते हैं, एक साथ लोगों को लाने का। चारों तरफ मीनारें बनी होती थी, बीच में एक बहुत बड़ी जगह होती थी जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। इसके बाद आता है सैयद और लोदी मकबरे, ये दिल्ली में बने हैं। सैयद और लोदी वंशों के दौरान निर्मित मकबरों में इस्लामी वास्तुकला की नई शैली देखने को मिलती है। इसमें क्या है कि गुंबद मिलेगा, जालीदार खिड़कियां मिलेगी, ऊंचे चबूतरे मिलेंगे। लोदी मकबरे, हुमायूं का मकबरा, ये सब जो है इस शैली के उदाहरण हैं। जालीदार खिड़कियों का मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि बराबर हवा और रोशनी आती रहे। चबूतरे ऊंचे मिलते थे जिससे कि बैठने की जगह हो जाए, यानी अगर कोई क्षणिक आ रहा है, यानी कुछ समय के लिए आ रहा है, तो वहां पर वो आराम से बैठ सकता था। इसमें खिड़कियां जो थी वो एक सिमेट्री में होती थी, ये देखिए खिड़कियां ऐसे रखी जाती थी और इनका जो मकबरा होता था वो गुंबद से घिरा हुआ होता था, यानी एक गुंबद बना होता था और ये गुंबद अंदर से पोल होता था। इसके बाद आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। कई बार इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं। ये कहाँ है? अजमेर में, राजस्थान में। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1192 में। पहले यह संस्कृत विद्यालय था जिसे बाद में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें हिंदू और जैन स्थापत्य कला के कई तत्व दिखाई देते हैं। इसमें जब आप जाएंगे तो ये जो दीवारें बनी हुई हैं, ये जो दीवार है या अंदर ये जो खंभे आपको दिख रहे हैं, इसमें सरस्वती जी के मंत्र आपको लिखे मिल जाएंगे, यानी अपने हिंदू धर्म के जो मंत्र होते हैं वो लिखे मिल जाएंगे। मैं एक बार हालांकि इसमें गया भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अब क्या है, चूंकि इन्होंने तोड़ फोड़ के एकदम उसको बना दिया है अपने हिसाब से, तो भाई ठीक है, ये मकबरा हो गया, झोपड़ा हो गया, जो भी कह लो, लेकिन कभी ये मंदिर ही था,
जो इसकी ये दीवारें, ये खंभे बता रहे हैं, इन पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इनमें संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, जिनको मैंने खुद भी देखा है। अच्छी जगह है, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अब उतनी अच्छी साफ नहीं रह गई है। इसके बाद आता है बलबन का मकबरा। ये है दिल्ली में। यह मकबरा गुलाम वंश के शासक जो है गयासुद्दीन बलबन का है। इसमें क्या है, गुंबद का प्रयोग पहली बार इसी में हुआ था। ये प्रश्न आया था एक बार कि सबसे पहले गुंबद का प्रयोग किस में हुआ था, तो गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है, इसमें गुंबद बनाया गया था। इसमें इस्लामी स्थापत्य शैली जो है देखने को मिलती है। अब चूंकि पहला बना था, इसलिए जैसे गुंबद इन्होंने बनाया, इसके बाद इन्होंने दीवार बनाई, किनारे किनारे मीनार बनाई, तो इस तरीके से इसको इन्होंने जब बनाया तो एक नई शैली दिखी लोगों में। बहुत कम ये अपने यहाँ पहले था, तो एक नई शैली है, इसलिए कहा जा सकता है कि स्थापत्य जो है इस्लामी स्थापत्य की प्रारंभिक झलक इससे देखने को मिली थी लोगों को। तो इससे हमें क्या पता चला कि गुंबद का पहला प्रयोग इसी मकबरे में हुआ था। बलबन का मकबरा दिल्ली में है। इसके बाद अगली जो बिल्डिंग आती है, इमारत आती है हौज शमसी। ये प्रश्न पूछा गया था कि हौज शमसी क्या है। ये सल्तनत काल की स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा जलाशय है। ये पानी भरने के लिए था। इसका उपयोग किया जाता था दिल्ली में पानी की आपूर्ति करने के लिए। इसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की प्रेरणा से बनाया गया था। इसमें बीच में एक छोटा सा मंडप था जो क्षतिग्रस्त हो गया है। ये जो है ना, ये बीच में था, आप ऐसे समझो, ये बीच में था। ये पूरा जलाशय था, चारों तरफ से ऐसे जलाशय बना हुआ था। ये यहाँ से मतलब कहते हैं कि सैर वगैरह कर सकते हैं, मतलब नज़ारे देख सकते हैं, ऐसे करके कुछ होता होगा। तो इसको अब क्षतिग्रस्त हो गया है, तो ये जलाशय बनाया गया था पानी की सप्लाई के लिए दिल्ली के अंदर। इसके बाद आता है तुगलक का मकबरा। ये भी दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जिसे उसने स्वयं बनवाया था। ये तुगलक का मकबरा जो उन्होंने अपना मकबरा खुद ही बनवा दिया। लाल पत्थर से बना हुआ था। इसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं। ये इसकी बाहरी दीवारें थी। ये जो आप देख रहे हैं लाल पत्थर से बनी हुई हैं, बाहरी दीवारें हैं। इसकी ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। ये ऐसी एरिया छत, यहाँ छत आप देखोगे, जब कभी आप जाओगे तो ऐसा दिखेगा ना, ये छत पड़ी हुई है। तो ये किनारे किनारे छोटा छोटा कमरा सा बना होता था, और ये यहाँ पर मुख्य मकबरा था। ये इनके गुंबद थे, इन मकबरों के ये गुंबद बने हुए थे। यानी चारों तरफ से ये ऐसे करके बनाया गया है घेर के, और बीच में ये गुंबद बनाया गया है। अच्छा लगता है ये, यहाँ पर कभी जाएंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये तुगलक का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। फिर आती है बेगमपुर मस्जिद, परीक्षा में जो पूछी गई है। इसे बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये परीक्षा में पूछा गया था बेगमपुर मस्जिद किसने बनाया था। यह दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली मस्जिदों में से एक है। इसमें बड़े आंगन, ऊंची मेहराबों का प्रयोग किया गया है। ये बेगमपुर मस्जिद जो है, इसमें बहुत सारा खुला एरिया जो है, आंगन सा एरिया है। ये नमाज पढ़ने के लिए, इबादत के लिए था। किनारे किनारे ऐसे ये चीज़ें बिल्डिंग बनी हुई थी, इमारतें बनी हुई थी। ये इसका मेन गेट है। अब हालांकि क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें पैर धोने, हाथ धोने के जलाशय वगैरह भी बनाए गए हैं। कोटला फिरोज शाह, दिल्ली। इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर इसमें स्थापित किया गया, ये प्रश्न आया था। अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर कहाँ स्थापित किया गया था, फिर कोटला फिरोज शाह, दिल्ली में। इसमें कई भवन हैं, मस्जिदें हैं, जलाशय बनाए गए हैं। इसमें जलाशय बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। इसमें छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। यदि आप जाएंगे तो आपको घूमने के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो इसका जो स्तंभ है वो मुख्य है। ये स्तंभ यहाँ पर लाके लगाया गया था मेरठ से दिल्ली में। फिरोज शाह, कोटला फिरोज शाह बनाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगली जो बिल्डिंग आती है वो सात गुंबद, लोधी काल की बिल्डिंग है। लोधी काल के मकबरे हैं ये। तो लोधी काल में ये पूछा जा सकता है कि इनकी जो मशहूर बिल्डिंग थी वो यही थी, सात गुंबद दिल्ली में। यह लोधी स्थापत्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इसमें ईंटों और पत्थरों का बेहतरीन संयोजन किया गया है। यह ईंटों से बनी है, पत्थरों से बनी है। इसमें क्या है कि गुंबद करके बनाए गए हैं, काफ़ी एरिया इन्होंने घेरा हुआ है, गोल करके है। तो ये लोधी काल की, लोधी सभ्यता को दिखाता है। तो लोधी काल की प्रमुख मस्जिदों में या इमारतों में हम कह सकते हैं कि सात गुंबद ही है जो दिल्ली का है। इसके बाद आती है अटाला मस्जिद जौनपुर की।
यह जौनपुर में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनी थी। इसकी दीवारों पर भव्य नक्काशी और विशाल प्रवेश द्वार है। ये इसका प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये बहुत बड़ा है, दिखने में बहुत भव्य है। इस पर भी अच्छी नक्काशी की गई है। ये पूरी नक्काशी है। इसमें ये मेहराब वगैरह ये चीज़ें जो बनाई गई हैं द्वार की, ये बहुत अच्छी बनाई गई हैं। यहाँ से आप प्रवेश करेंगे, फिर अंदर की तरफ जाने के एक और दरवाज़ा मिलेगा। यहाँ पर ये कह सकते हैं एक जिंगला टाइप का बना हुआ है। तो इस प्रकार ये बनी हुई है। इनकी स्थापत्य कला के लिए ये बहुत मशहूर है। इसमें अंदर काफ़ी जगह है। ये भी पूरी नमाज पढ़ने या इबादत खाने के लिए बनाई गई है। इसके बाद आता है लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर की। इसको बनाया गया था 1447 ईस्वी में सुल्तान महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजी ने। इन्होंने बनाया था इसको, बीबी राजी ने। इस मस्जिद में सरकी शैली की स्थापत्य कला देखने को मिलती है, जिसमें ऊंचे मेहराब और विशाल प्रवेश द्वार हैं। ये इसके प्रवेश द्वार हैं। इसमें मेहराबें जो बनी हुई हैं अंदर, वो काफ़ी ऊंची ऊंची बनी हुई हैं। ये इनका जाने का मेन द्वार है। तो इस प्रकार यह जो है बहुत लाल दरवाजा से बनी हुई मस्जिद है, इसलिए प्रसिद्ध है। लाल दरवाजा के मतलब आप ये समझो लाल पत्थर से बनी हुई मस्जिद है। इसकी नक्काशी और इसकी कलाकारी के लिए ये जानी जाती है। जौनपुर में स्थित है। किसने बनवाया है? महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजी ने। कौन सी शैली में बनी है? सरकी शैली में ये बनी हुई है। इसके बाद ये अपनी यहाँ तक की रही जो मुख्य परीक्षा में आती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा प्रयास है कि हम आपको इतिहास को पूरा आसान भाषा में एकदम अच्छे तरीके से समझा दें, जिससे कि चीज़ें आपकी समझ में आसानी से आ सकें। इतिहास कठिन नहीं है, इतिहास बहुत आसान है, बस आप उसको समझते जाइएगा। इसका एक टॉपिक आपका और बचेगा कि माप तौल से संबंधित, वो हम आपका टॉपिक अगले वीडियो में दे देंगे। तो आपका ये सल्तनत काल पूरा हो जाएगा। जितने प्रश्न आते हैं, चाहे वो आपका वनडे हो, यूपीएससी हो, कोई भी पेपर हो, उससे संबंधित जितना सल्तनत काल में हमने आपको सब समझाया है। आप वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। धन्यवाद।